किसान उत्पादक संगठन भाग 3 पार्ट 2 कानूनी नींव सहकारी समितियों से लेकर प्रोड्यूसर कंपनी तक। भारत में सामूहिक खेती और विपणन का विचार बहुत पुराना है। ये आज़ादी से भी पहले का है। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ग्रामीण भारत कर्ज, फसल बर्बादी और साहूकारों के शोषण से परेशान था, तब ब्रिटिश सरकार ने 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम लागू किया था। इसका उद्देश्य ये था कि किसान आपस में मिलकर समूह बनाए और सस्ते ब्याज पर कर्ज ले सके। धीरे धीरे ये सहकारी समितियां सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने किसानों के उपज बेचने, फसल को प्रोसेसिंग करने और कृषि सामग्री जैसे बीज, खाद आदि की आपूर्ति करने में भी मदद करनी शुरू कर दी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब तक सहकारी समितियों को केवल आर्थिक इकाई नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव के उपकरण के रूप में देखा जाने लगा था। गुजरात की डेयरी कोऑपरेटिव सहकारी समितियां इसका बेहतरीन उदाहरण था, जिनकी सफलता ने बाद में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति को जन्म दिया। लेकिन समय बीतने के साथ सहकारी आंदोलन ने अपना स्वतंत्रता खोनी शुरू कर दी। शुरू में सरकार का समर्थन फायदेमंद था, बाद में इसी से बहुत ज़्यादा सरकारी हस्तक्षेप, राजनीतिक दखल और आंतरिक लोकतंत्र की कमी आने लगी। 1980 और 90 के दशक तक कोई सहकारी समितियां कुछ प्रभावशाली लोगों के हाथ में चले गई और आम सदस्यों को बहुत कम लाभ मिलने लगा। ऐसे माहौल में एक नए कानूनी ढांचे की जरूरत महसूस हुई। ऐसा ढांचा जो सहयोग के भावना को जिंदा रखे, लेकिन सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो और आधुनिक व्यवसाय के तहत अनुशासन और दक्षता को अपनाए। इसी सोच के साथ 2002 में कंपनी अधिनियम 1956 में अध्याय 9A जोड़ा गया, जिसमें प्रोड्यूसर कंपनी का जन्म हुआ है। प्रोड्यूसर कंपनी का मॉडल एक तरह का मिश्रण था। ये सहकारी समिति के तरह सदस्यों की भागीदारी और लोकतांत्रिक सोच थी, लेकिन ये कंपनी कानून के तहत चलती थी। इसका उद्देश्य ये था कि किसानों को स्वामित्व और नियंत्रण तो मिले, लेकिन सरकारी झंझट से मुक्त रहे और साथ ही उन्हें बेहतर वित्तीय संसाधन, पेशेवर प्रबंधन और बाजार में प्रतिस्पर्धा के ताकत भी मिली। ये कानूनी बदलाव ही वो नींव बना जिस पर आज के किसान उत्पादक संगठन खड़े हैं। ये संगठन अब सरकार के अधीन नहीं, बल्कि किसानों को अपनी निजी ग्रामीण उद्यम है। तो इस विषय में ये फर्क समझना भी जरूरी है कि सहकारी समिति और प्रोड्यूसर कंपनी में क्या क्या फर्क है। प्रोड्यूसर कंपनी मॉडल को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये पारंपरिक सहकारी समिति से कैसे अलग है। सहकारी समितियां राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत आती है और राज्यों के रजिस्टर से पंजीकृत होते हैं, जबकि प्रोड्यूसर कंपनियां केंद्र सरकार के अधिनियम से आते हैं और रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास पंजीकृत होती है। दोनों ही मॉडल में सदस्य ही मालिक होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी में केवल ये लोग सदस्य बन सकते हैं जो खुद उत्पादन करते हैं, जैसे किसान या कारीगर। दोनों में एक सदस्य एक वोट का नियम होता है, लेकिन सहकारी समितियां में राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा होता है, जबकि प्रोड्यूसर कंपनी ज़्यादा स्वतंत्र और सदस्य चालित होते हैं। लाभ वितरण के मामले में दोनों ही सीमित लाभांश देते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी सदस्यों की भागीदारी के आधार पर बोनस भी देती है। दोनों मॉडल पब्लिक में से शेयर नहीं ले सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी अपने सदस्यों से पूंजी जुटा सकती है। हालांकि कंपनियां अधिनियम के तहत प्रोड्यूसर कंपनी को ज़्यादा सख्त कानूनी पालन करना पड़ता है। सरकारी समितियों के उदाहरण में दूध समितियां, उर्वरक समितियां और प्राथमिक कृषि समितियां आती है, जबकि प्रोड्यूसर कंपनी में महाग्रेव्स, केसला पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी और बीपीएफएसएल जैसे नाम शामिल है। हालांकि प्रोड्यूसर कंपनी मॉडल ने किसानों को ज़्यादा ताकत और आज़ादी दी, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। कानूनी पालन के नियम सख्त थे और पेशेवर प्रबंधन के साथ साथ अपेक्षा भी काफ़ी अधिक थी। छोटे किसानों के लिए जो पहली बार कंपनी चला रहे थे, वो अनुभव चुनौतीपूर्ण था। ये बदलाव ही वो कारण है
कि भारत में किसान उत्पादक संगठनों की सफलता और टिकाऊपन के लिए उनकी संरचना और शासन प्रणाली इतनी अहम हो गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।